तो बच्चों हम लोगों ने केसी केपी सब पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज ले चैटेलियर प्रिंसिपल। इसको ले चैटेलियर या ली चैटेलियर आप जो भी बोल सकते हो, ले चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग आज ले चैटेलियर प्रिंसिपल करेंगे। तो ये एक्चुअल में होता क्या, इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। मींस रिएक्शन फिक्स है तो उसका रिएक्शन कांस्टेंट नहीं बदल सकता, वो फिक्स होता है। तो आप लोग ये लिख लो कि रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज फिक्स। ठीक है, वो फिक्स होता है। पर अगर आप रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे 2, 3, 4, तो वो रिएक्शन बदल गया, मीन्स रिएक्शन बदल गया तो वो जो के का वैल्यू होगा बदल जाएगा। देखो, रिएक्शन जो होता है एक्चुअल में रिएक्शन कांस्टेंट, वो रिएक्शन का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। मींस कि जो भी है जैसे उसका खुद का प्रॉपर्टी है तो वो कांस्टेंट होता है, वो ऐसे चेंज नहीं होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो कांस्टेंट होता है, रिएक्शन कांस्टेंट, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में समझते हैं कि क्या होने वाला है। तो अब देखो, ध्यान का रखना है कि आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको उल्टा करेगा। मींस ये प्रिंसिपल इस बात को गवर्न करता है कि मतलब हम जो भी एक्सटर्नल चेंज करेंगे, मींस हमने बाहर से कोई चेंज किया, जैसे रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट निकाल दिया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, कुछ भी हमने बाहर से चेंज किया, तो रिएक्शन उसको मिनिमाइज करना चाहेगा। आपका जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज करना चाहेगा और फिर वो क्या होगा, उसके हिसाब से अपने आप को वो आगे या पीछे लेके जाएगा। मतलब आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको अपोज करना चाहेगा, और मतलब आप जो भी एक्सटर्नल चेंज करोगे रिएक्शन उसको अपोज करना चाहेगा और फिर दोबारा वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने का ट्राई करता है वो। तो ये वैसे होता है कि जैसे मान लो आप कुछ भी करना चाहो तो लाइफ में, तो सोसाइटीज को अपोज करता है। ये नॉर्मल फिनोमेना आपको पता ही होगा। अगर आप अच्छा करो तो लोग बुराई करेंगे, ये है वो। तो मतलब सोसाइटी हमेशा आपका अपोज ही करेगा, आप कुछ भी करो लाइफ में। तो वैसे ही आप जो भी करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, मीन्स आपको अपोज करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसके अंदर कई पैरामीटर पढ़ने हैं, हम लोगों को इसमें वही देखना है। जैसे मैं बोल देता हूँ एक एक करके, मैं सब बता देता हूँ हमें क्या क्या करना है। हम लोगों को पहले देखना है इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट को अगर ऐड किया तब क्या होगा, प्रोडक्ट को अगर ऐड किया तब क्या होगा। पहला इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा हम लोगों को करना होता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम को चेंज किया तब क्या होगा। फिर हम लोगों को थर्ड करना होगा प्रेशर, अगर प्रेशर को चेंज किया तब क्या करना होगा। फोर्थ, अगर हमने इसमें कोई कैटलिस्ट ऐड किया तो कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या चेंज हो सकता है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अगर किसी इनर्ट गैस को ऐड किया तो इनर्ट गैस की वजह से क्या होता है। और सबसे लास्ट में करेंगे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की वजह से क्या चेंजेस आएंगे। तो हम लोगों को इतने मतलब 6 पैरामीटर्स को पढ़ना है। तो हम लोग पहला करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट होता है। मीन्स अगर आप रिएक्टेंट ऐड करते हो या प्रोडक्ट ऐड करते हो या फिर रिमूव करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, जैसे एक रिएक्शन लिखा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बढ़ गया, तो जैसा मैंने बताया आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको उल्टा करेगा। आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाकर उसको कम कर देगा। अगर आप रिएक्टेंट को कम करोगे, मतलब निकालोगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और बैकवर्ड आके उसको बढ़ा देगा। वैसे प्रोडक्ट के लिए अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, अगर आप प्रोडक्ट को निकाल लोगे, मतलब प्रोडक्ट को निकाल लिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और फिर वो उसको बैलेंस कर देगा। तो इसमें देखो के जो लिखा जाता है वैसे भी समझ लो, के, केसी, केपी जो भी बोल सकते हो, केसी बात एक ही होगा। तो वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होता है केसी। अगर आप इसमें कोई भी चेंज करोगे तो रिएक्शन उसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब अगर आपने इसमें प्रोडक्ट को इंक्रीज किया
तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप इसमें नहीं, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बैकवर्ड। देखो इसको बढ़ाया तो रिएक्शन हमेशा उल्टा करता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। उसको डिक्रीज करना चाहेगा। अगर आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट क्योंकि आपने बढ़ा दिया है, तो रिएक्टेंट अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर वो क्या होगा, रिएक्शन फिर बैकवर्ड आने का ट्राई करेगा, मतलब फॉरवर्ड जाने का ट्राई करेगा। आप आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो इसका अमाउंट क्योंकि बढ़ गया तो इसको कम करना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको उल्टा। अगर आप प्रोडक्ट को डिक्रीज करते हो, तो अगर प्रोडक्ट को डिक्रीज किया तो फिर प्रोडक्ट को बढ़ाने का ट्राई करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर आप इसमें रिएक्टेंट को डिक्रीज करते हो तो उसको बढ़ाना के लिए वो कहाँ आएगा, बैकवर्ड। तो अगर आपने रिएक्टेंट को डिक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड आएगा। ठीक है, ये चेंजेस समझ में आपको आ रहे होंगे। हम लोग अब इसमें देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना कि केपी और केसी में मतलब क्या होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं, करते हैं। एक न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं देखते हैं। रिएक्शन, ये रिएक्शन है। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ, आप लिखते रहो, रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल PCl3, 15 मोल Cl2 and 2 मोल PCl5. At equilibrium, mole of PCl3 and PCl5 आर सेम। ठीक है, दोनों के मोल सेम गिवन है। फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट केसी। हाँ, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 10 लीटर रहते, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर। ये चलो इसको 1 लीटर कर, सिंपल करते हैं, इसको 1 लीटर ले लेते हैं, वॉल्यूम इज 1 लीटर। ठीक है, सिंपल रखते हैं। केसी निकालना है। सेकेंड, इफ 10 मोल PCl3 is added at equilibrium, find moles of PCl3, Cl2 and PCl5 at new equilibrium. न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जब आप जैसे PCl3 को ऐड करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो जब भी रुकेगा, जब भी नया इक्विलिब्रियम आएगा तो उस टाइम पे निकालना एट न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 10, 15 और 2। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इस बात को ध्यान रखना है कि रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो रिएक्शन के स्टार्ट में देखो, ये कितना गिवन है 10, और ये कितना गिवन है 15, और ये कितना गिवन है 2। मैं को वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। हाँ, 10, 15 एंड 2। ठीक है, रिएक्शन के स्टार्ट में 10, 15 एंड 2 दे रखा है। तो देखो होगा क्या, इक्विलिब्रियम पे 10 minus x, 15 minus x, so this will be 2 plus x. इक्विलिब्रियम पे इसके और इसके मोल सेम दिए गिवन है। दिस मींस दैट 10 minus x is equal to 2 plus x, so x is equal to 4, और 4 को आप रिप्लेस करो यहाँ पे, तो यहाँ रिप्लेस करने पे क्या होगा, दिस विल बी 6, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 6, so Kc will be
हम लोग सबके वैल्यू को पुट करते हैं. वॉल्यूम इज 1 लीटर. दिस इज 1/11. ठीक है, ये कैसे आएगा. और यूनिट मोल पर लीटर इनवर्स, मतलब उसका भी इनवर्स. देखो बोल क्या रहा है. If 10 mole of PCl3 is added at equilibrium, find mole of this at new equilibrium. तो देखो अब क्या होगा, इसके बाद समझते हैं. तो कैसे आ चुका है, अब इसके बाद समझना है कि देखो सेकंड वाले पार्ट में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, मतलब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ था. उसमें ये 6 था, ये 11 था और ये 6 था. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मोल ऑफ PCl5 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम जब था तो उसमें हमने 10 मोल PCl5 को ऐड किया. तो बताना फाइंड ऑफ मोल ऑफ. ठीक है, ये क्या. तो ऑलरेडी देखो ये इक्विलिब्रियम था, हमने इसको 10 मोल ऐड किया. क्या ये 10 मोल ऐड किया. जैसे ही ये ऐड होगा, मींस कोई भी एक रिएक्टेंट ऐड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. जैसे ही कोई भी रिएक्टेंट ऐड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. और अगर प्रोडक्ट ऐड होगा, प्रोडक्ट, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा. तो कितना हो गया 70. तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो हम लोग इसमें लिखेंगे वही न्यू इक्विलिब्रियम. तो ये 17 रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो -y, दिस विल बी 11 - y एंड दिस विल बी 6 + y. जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो ये 17 हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. देखो फॉरवर्ड जाएगा तो ये भी कंज्यूम होगा और ये भी कंज्यूम होगा, दोनों कंज्यूम होंगे. तो देखो केसी विल बी, और जैसा कि आपको पहले से पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, तुमने ऑलरेडी निकाल लिया 1/11. PCl5 कितना होगा 6 + y, और ये कितना होगा, दिस विल बी 17 - y एंड दिस विल बी 11 - y. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा y का, मतलब 17 - y और 11 - y और 11 टाइम्स 6 + y. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. y की वैल्यू निकलेगी. देखो y की जो वैल्यू निकलेगी, y की देखो आपके पास क्या होगा, 2 वैल्यू आएगी. आप इसको समझो 2 वैल्यू आएगी. एक हो सकता है नेगेटिव आ जाए, या हो सकता है वो, देखो यहाँ पे एक वैल्यू समझो, एक वैल्यू 17 और एक वैल्यू 11 है. तो भाई 11 से ज्यादा मोल तो कंज्यूम हो नहीं पाएगा. अरे जब 11 मोल ही है क्लोरीन, तो ज्यादा कंज्यूम थोड़ी ना हो पाएगा. तो y की एक वैल्यू 11 से बड़ा आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, फिर नेगेटिव आएगा. और एक ही वैल्यू होगा जो 0 से 11 के बीच में आएगा. कहाँ, मतलब 0 से 11 के बीच में. उसको निकाल लेना, जो भी निकलेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना और इसको पुट कर देना, तो तीनों के मोल आ जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. y का वैल्यू जो 0 से 11 के बीच में होगा, तो उसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा पहला था, जब हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को पढ़ाते हैं तब क्या होता है. ठीक है. हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कि अगर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तब क्या होगा. तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में तो बहुत सिंपल था कि रिएक्टेंट को बढ़ाया तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट को बढ़ाया तो बैकवर्ड. ठीक है. वॉल्यूम को समझते हैं. तो पहले एक्चुअल में हम लोग इसमें कुछ रिएक्शंस का कैसे लिखते हैं, मतलब 2 रिएक्शंस को लिखते हैं. तो पहले की रिएक्शन लिखते हैं N2 + 3H2 से 2 अमोनिया. देखो इसका कैसे क्या होगा. हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए तो कैसे का टर्म लिखेंगे. अगर प्रेशर चाहिए तो केपी का टर्म भी लिख सकते हैं. तो क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो केसी का टर्म लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा. सो दिस विल बी अमोनिया स्क्वायर N2 एंड हाइड्रोजन का क्यूब. ठीक है. ये कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम. तो ये क्या होगा, मोल ऑफ अमोनिया का स्क्वायर. ठीक है. और ये होगा मोल ऑफ नाइट्रोजन, स्मॉल इन इज मोल, और ये होगा मोल ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब. ठीक है. मोल. देखो ये बाई वॉल्यूम होगा, बाई वॉल्यूम होगा, बाई वॉल्यूम क्यूब, तो कुछ कट जाएंगे और उसमें वॉल्यूम देखो बचेगा v². अरे मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम क्यूब, तो कुछ कट जाएगा v² बचेगा.
ठीक है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम का टर्म ऊपर आ रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, देखो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, आराम सोचो, अगर वॉल्यूम को बढ़ाए तो ये वाला टर्म, ये टर्म बढ़ेगा, अरे वॉल्यूम स्क्वायर है तो बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा तो हमको पता है कि भाई केसी एक रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है, केसी नहीं बदल सकता, केसी चेंज नहीं हो सकता, तो केसी नहीं बदल सकता। अगर आपने इसको बढ़ाया तो एक ही तरीका है कि भाई इसको कम कर दो। अरे ये बढ़ेगा ये कम होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसको कम कैसे करें? कम करने का देखो तरीका क्या है, रिएक्टेंट को बढ़ा दो, रिएक्टेंट को बढ़ा दो और प्रोडक्ट को कम कर दो। तो रिएक्टेंट को कैसे बढ़ाएंगे, रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड। तो मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ा, ये बढ़ा तो ये कम, ये कम करने का मतलब इसको बढ़ाओ, नीचे वाले को बढ़ाओ, ऊपर वाले को कम करो, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड। मतलब जैसे वॉल्यूम आपने बढ़ाया तो रिएक्शन आ गया बैकवर्ड, ठीक है। अब वॉल्यूम को घटा देते हैं। सपोज करते वॉल्यूम को आपने घटाया, तो अगर आप वॉल्यूम इसमें घटाते हो तो ये कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम कम होता है, अगर वॉल्यूम घटता है तो ये अगर कम होगा तो इसको बढ़ाना होगा। इसको देखो बढ़ाने का मतलब, किसको बढ़ाने का मतलब ये है कि आप इसको बढ़ाओ, मतलब इनके मोल को बढ़ाओ और इनको घटाओ। तो इनको मोल को बढ़ाने का मतलब रिएक्शन कहाँ लेके जाना पड़ेगा, अमोनिया बढ़ाना है तो रिएक्शन कहाँ लेके आना होगा, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ पे आएगा, फॉरवर्ड। तो मतलब जब वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड आ रहा है, और वॉल्यूम को जब कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। अभी खुद से कोई जनरलाइज मतलब जनरलाइज नहीं करना है, पहले और केस को देख लो आराम से, अभी कोई जनरलाइज नहीं करना है। सेकेंड केस, PCl5 क्या होगा, PCl3 प्लस Cl2। तो देखो कैसे क्या होगा, तो कैसे क्या होगा, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, ठीक है। तो ये क्या है, ये होगा मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, देखो मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट जाएगा, पर एक वॉल्यूम नीचे बचेगा। इसमें वॉल्यूम का टर्म देखो नीचे आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो अब इसमें देखो समझते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये तो भाई देखो 1/b है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/b है, तो कम हो जाएगा ऑब्वियस है। और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब कि इनके मोल बढ़ाने पड़ेंगे, और इनका मोल बढ़ाने का मतलब फॉरवर्ड लेके जाओ। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ाने से फॉरवर्ड आ रहा है, और वॉल्यूम आप कम करके देखना तो बैकवर्ड आएगा। तो मतलब कि हमने अभी ऊपर जो किया था उसका उल्टा, ऊपर वॉल्यूम बढ़ाने पे बैकवर्ड, अब यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने से फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो अब देखो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो समझना है। जहां पे गैस के मोल ज्यादा होंगे, मीन्स जैसे यहाँ पे देखो गैस के मोल ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे तो गैस के मोल ज्यादा कहाँ है, यहाँ, मतलब यहाँ पे गैस का मोल कहाँ ज्यादा है, प्रोडक्ट में। और ऊपर वाले में गैस का मोल ज्यादा कहाँ है, रिएक्टेंट में। तो जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जहां पे गैस के मोल ज्यादा होते हैं रिएक्शन वहां जाती है, समझ में आ रहा है। तो जब आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे गैस के मोल ज्यादा होंगे। तो आप इसको नीचे नीचे लिख लो, सब लोग लिखो, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैस आर प्रेजेंट। तो जहां पे गैस का नंबर ज्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे 2 3 4, पर मोर नंबर ऑफ गैस आर प्रेजेंट, ठीक है। और जब वॉल्यूम को कम करते हैं तो वॉल्यूम को कम करते हैं तो रिएक्शन वहां आता है जहां पे गैस के मोल कम होते हैं। तो नीचे लिखो, लिखो व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आर लेस, ठीक है। जहां पे गैस के मोल क्या होते हैं, कम, तो रिएक्शन वहां जाती है। तो अब इसको समझते हैं। देखो डेल्टा एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होता है भाई प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे
फिर अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे, देखो डेल्टा एन, अरे डेल्टा एन भाई वही केपी इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा एन, वही डेल्टा एन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा एन तो समझ में आ रहा है। तो अगर इसका मतलब कि प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है, तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो ऐसे केस में रिएक्शन फॉरवर्ड, वॉल्यूम को कम करेंगे तो बैकवर्ड, ठीक है। अगर डेल्टा एन का वैल्यू लेस देन 0 है तो प्रोडक्ट के मोल, इसका मतलब कि रिएक्टेंट से कम है, दिस मीन्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड, और वॉल्यूम कम करेंगे तो फॉरवर्ड, ठीक है। ये इसके अलावा एक केस हो सकता है कि भाई साहब दोनों मतलब 0 हो जाए, तो दोनों सेम, दोनों बराबर। अब जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, मतलब नो चेंज, तो वॉल्यूम, अरे जब दोनों साइड मोहली सेम है तो कहेगा वॉल्यूम चेंज के इफेक्ट, तो फिर क्या होगा इसमें, वो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बात को ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया डेल्टा एन का इफेक्ट, ठीक है, कि कभी फॉरवर्ड जाता है कभी बैकवर्ड आता है, और अगर दोनों साइड मोल सेम है तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में हमने कर लिया, कब बैकवर्ड और कब फॉरवर्ड आएगा। अब इसमें थर्ड करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर को आप चाहो तो केपी से रिलेट कर लो। केपी से कैसे रिलेट करोगे, केपी में होता है आपका पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। आप वैसे भी करके करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस, आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ, कंक्लूजन आप उसको यूज कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्या, देखो अगर एक कंटेनर, ऐसे एक कंटेनर है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम होता है, मतलब ये दोनों उल्टे चलते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो याद रखना है कि जो वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के उल्टा होता है, या फिर प्रेशर वॉल्यूम को उल्टा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ठीक है, तो अपोजिट है वो, मतलब कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, मतलब समझ लो कि वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, जो हस्बैंड करेगा वाइफ उसको अपोजिट करेगा, मतलब अपोजिट ही करते हैं, कभी भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो अगर प्रेशर बढ़ा तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो कहां जाएगा रिएक्शन, जहां पे गैस के मोल होंगे कम, ठीक है। तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे गैस के मोल होंगे कम, ठीक है। अभी अभी जस्ट ऊपर लिखा है, समझ में आ रहा है, प्रेशर को वॉल्यूम से रिलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको अगर इतने मजा नहीं आ रहा तो केपी के टर्म में भी लिख के कर लो, यही कंक्लूजन आएगा। जैसे मैंने ऊपर केसी को समझाया वैसे आप यहाँ पे केपी लिख के करना, 100% वही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, हम गधे तो है नहीं कि मेहनत करें, हम लोग इंसान है, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो केपी हमको मतलब प्रेशर पता है बढ़ गया तो वॉल्यूम कम होगा, सीधा सीधा रिलेट ऑलरेडी कर लिया, क्यों बार बार वही सेम चीज करें, ठीक है। तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो कहां जाएगा रिएक्शन, जहां पे गैस के मोल कम होंगे, ठीक है, जहां पे गैस के मोल कम होंगे वो उसका आंसर। प्रेशर अगर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो कहां जाएगा, जहां पे गैस के मोल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जहां पे गैस के मोल ज्यादा होंगे वहां जाएगा। अगर दोनों साइड गैस के मोल सेम है तो फिर नो इफेक्ट, तो वैसे केस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें 4 करते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन ये आता है कि कैटलिस्ट क्या करता है। तो देखो कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट या चेंज नहीं करता। तो देखो पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो कोई चेंज नहीं करता है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो कोई चेंज करता ही नहीं। बात आती है इक्विलिब्रियम की, जैसे रिएक्टेंट बढ़ा दिया फॉरवर्ड चला गया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया मतलब तो बैकवर्ड आ गया, तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसे वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जिधर गैस के मोल ज्यादा उधर चले गए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहता है, पर कैटलिस्ट की वजह से कोई चेंज नहीं होता। तो आप इसमें नीचे लिखो, वो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द
इक्विलिब्रियम एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ना ही इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है और ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, दोनों को कुछ नहीं करता, दोनों को ऐसे छोड़ देता है। तो फिर क्वेश्चन है कि करना क्या है इसमें। देखो तो मैं ये जो लिखवा दे रहा हूं, देखो अब होता क्या, कैटलिस्ट के बारे में समझ लो। पहले ये करता क्या है, इससे रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बनता है। कि एक्चुअल में करता क्या है, तो अगर मान लो एक इक्विलिब्रियम, सपोज करिए इक्विलिब्रियम मान लो कि 2 घंटे में आता है, कितने, 2 घंटे में। तो कैटलिस्ट क्या होता है, टाइम चेंज करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, मतलब वेलोसिटी स्पीड को बढ़ा देगा। फिर अगर मतलब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो स्पीड को, रिएक्शन को बढ़ा देगा। स्पीड को बढ़ाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा तो जो काम पहले 2 घंटे में हो रहा था वो सकता आधे घंटे में हो जाए। पर इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम पे इसके 10 मोल है और इसके 20 मोल है, तो इसके 10 मोल और 20 मोल ही रहेंगे, दोनों के मोल में चेंजेस नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर क्या करता, बस टाइम घटा देता है। अगर पहले इक्विलिब्रियम आपका 2 घंटे में आ रहा था, अब आधे घंटे में आएगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा, मींस स्पीड को कम कर देगा। अगर स्पीड को कम कर देगा तो पहले 2 घंटे में आ रहा था, हो सकता है 10 घंटे में है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आपका क्या करता है, चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में इक्वल चेंज करता है, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो याद रखना है कि कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है, सो ड्यू टू कैटलिस्ट टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम चेंजेस। आप सब लोग लिखते भी रहो, मतलब लिख भी लो। In case of positive catalyst, time period decreases because rate of reaction increases, whereas in case of negative catalyst, time period increases because rate of reaction decreases, ठीक है। नेगेटिव में टाइम पीरियड बढ़ जाता है, पॉजिटिव में टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट के केस में होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या नहीं करता, ये ध्यान रखने की जरूरत है। कैटलिस्ट डज नॉट डू, क्या क्या नहीं करता, ये सब लिखो, क्या क्या नहीं करता कैटलिस्ट डज नॉट डू। पहला मतलब इट डज नॉट चेंजेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं करता, लिख लो पहला, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं करता, ठीक है, जैसा वैसा ही रहेगा। और क्या, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को, केपी और केसी दोनों को चेंज नहीं करता। इसके अलावा एक टर्म होता है हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब अमाउंट को चेंज नहीं करता भाई, अमाउंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट, मतलब अमाउंट ऑफ डज नॉट चेंजेस, अमाउंट ऑफ क्या चेंज करता है, टाइम पीरियड, इसका और कोई चेंज नहीं करता। डज नॉट चेंजेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको चेंज नहीं करता। केसी और केपी को चेंज नहीं करता। हीट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता। हीट ऑफ रिएक्शन को मतलब अगर आपने एक रिएक्शन को करवाया तो मान लेते हीट रिलीज होता है 20 किलो जूल, कैटलिस्ट लो या ना लो हीट उतना ही रिलीज होगा, तो मतलब कि हीट को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब कि वो डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है। इसके अलावा आगे एक टर्म पढ़ोगे डेल्टा जी, या थर्मो में आपको पता होगा, तो डज नॉट चेंजेस डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के डेल्टा जी को भी चेंज नहीं करता, ठीक है, बस टाइम पीरियड को चेंज करता है, हो गया। कैसे चेंज करता है, क्या करता है, वो भी हमको समझने की जरूरत नहीं, बस हमने देखा कि क्या होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट, ठीक है। फिफ्थ करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या होता है। देखो पहली बात तो समझो इनर्ट गैस का मतलब क्या है, N2 + 2H2 से 2 अमोनिया। देखो इनर्ट गैस का मतलब ये होता है जो रिएक्शन में नहीं जाए, ठीक है। इनर्ट गैस का ये मतलब नहीं होता कि वही जो 6 गैस है वही इनर्ट गैस, अरे भाई कोई भी गैस जो रिएक्शन में नहीं जाता वो इनर्ट गैस है। अगर हम लोग इस गैस में
कोई ऐसा गैस ऐड कर दे जो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो वो कहलाएगा इनर्ट गैस। जैसे अगर आपने यहाँ पे CO2 गैस अगर ऐड कर दिया, CO2 इज नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट और ये किसी को अफेक्ट भी नहीं करता है, तो CO2 में क्या कहलाएगा, CO2 कहलाएगा इसमें इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या होता है, वही वैसा गैस जो नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब इनर्ट गैस क्या है, एनी नॉन रिएक्टिंग गैस विच इज नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट इज नोन एज इनर्ट गैस। तो कोई ऐसे गैस को हम लोग देखते हैं ऐड करने से क्या होगा, ठीक। इनर्ट गैस में आ गया कि जो ना रिएक्टेंट का पार्ट है ना प्रोडक्ट का पार्ट है, जो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। इसमें देखो दो चीजें हो सकती है, पहले समझो। हो सकता है ये इसका कंटेनर फिक्स हो, मतलब रिजिड वॉल हो, मतलब हमने इसमें क्या है कि सील लगा के सब कुछ स्क्रू से टाइट करके बंद कर दिया, तो ये रिजिड वॉल। और दूसरा क्या है, पिस्टन वाला। अरे पिस्टन ऊपर नीचे वो दिखाता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में जब सर्वो का ऐड आता है ना, सर्वो का कैस्ट्रॉल का ऐड आता है ना टीवी पे, तो दिखाता है ना इंजन पंप, वही वाला इंजन, ठीक है, वही वाला आपका है ये कंटेनर। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पिस्टन लगा हुआ है भाई, तो पिस्टन मूविंग कंटेनर। तो यहाँ पे पिस्टन मूविंग कंटेनर, तो कोई रिजिड कंटेनर है, तो रिजिड कंटेनर का मतलब है कि वॉल्यूम फिक्स है। अगर वॉल्यूम में भाई फिक्स हो गया तो रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस को ऐड करने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो भाई फिक्स है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर दूसरे वाले करते हैं। तो कई लोग मेरे से कहते हैं सर केसी के टर्म में तो चलो समझ में आके, पर केपी के टर्म में कैसे होता है। कुछ लोग मेरे बोलने लगते हैं अरे सर गैस को बढ़ाया तो सर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तब तो सर केपी तो चेंज होगा। तो देखो सबसे पहली बात, जब आपको बोल दिया है कि केपी और केसी नहीं बदलता है, तो इसका मतलब कि नहीं बदलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप सोच नहीं पा रहे और कुछ नहीं, मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। देखो केसी के टर्म में तो मैं कर दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम ही भाई नहीं बदला। जो वॉल्यूम ही नहीं बदला तो फिर कैसे बोलोगे रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो लेकिन अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया केसी लिखना, अब थोड़ा बड़ा काम लिखते हैं, केपी को लिखते। चलो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसका केपी लिखते हैं। तो देखो पहले इसका केपी लिखते हैं। तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 Cl2 PCl5, ठीक है। देखो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है मोल, मतलब मोल ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर P, मोल अपॉन वही मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। फिर मोल ऑफ Cl2 टोटल मोल इनटू P, और नीचे क्या होगा, मोल ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल इनटू P, ठीक है। आप बोलोगे कि सर जब हमने वॉल्यूम को फिक्स किया, मतलब अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा तो हो रहा है कि इसका तो वॉल्यूम फिक्स है, तो जब गैस को ऐड करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। यही आपके मन में डाउट है ना, जब प्रेशर बढ़ेगा तो चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखो ऊपर एक प्रेशर दो प्रेशर, तो एक तो चलो कट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पर एक प्रेशर तो बच गया। बोलोगे सर प्रेशर तो चेंज हो रहा है, फिर से वही बच्चों वाली बात है। देखो अच्छा, टोटल मोल भी तो कट हुआ, तो ऊपर एक प्रेशर बचा, नीचे एक टोटल मोल। जब गैस को ऐड करोगे, अच्छा प्रेशर बढ़ेगा, मोल भी तो बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना मोल बढ़ेगा, तो ये तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT, तो P बाई N क्या होगा, RT बाई V। R चेंज हो सकता है नहीं, T चेंज हो रहा है नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं। जब ये कांस्टेंट तो भाई ये भी तो कांस्टेंट। अरे जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ा, वॉल्यूम भी तो बढ़ा,
तो ये वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पी बाई एन होता है आर टी बाई वी। अरे गैस लिया है ना भाई सब कुछ, आर चेंज नहीं हो रहा, टी चेंज नहीं हो रहा, वी चेंज नहीं, तो ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। तो याद रखना है कि जब वॉल्यूम फिक्स होता है इनर्ट गैस के केस में, तो फिर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। अब भाई इसको करते हैं, खुद सोचो। देखो, जब आपको पिस्टन मूविंग बोला जाए, जब भी पिस्टन मूविंग बोला जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। पिस्टन मूविंग का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। देखो, जब भी आपको बोला जाए रिजिड कंटेनर, मतलब ये रिजिड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट। देखो, ये रुकेगा तभी जब बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम है, तो इसमें हमेशा प्रेशर कांस्टेंट ही होगा। जब आप गैस ऐड करोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिक एक्सपैंड करेगा। ठीक है, गैस को भाई ऐड किया तो अंदर बहुत आ गया ना प्रेशर। देखो, गैस के मोल को बढ़ाओगे, गैस के मोल को बढ़ाया तो पिस्टन मूविंग है, तो फिर से एक्सपैंड कर जाएगा और तभी रुकेगा। देखो ऐसे समझ लो। अच्छा देखो, समझो, बाहर 1 एटीएम है तो अंदर भी 1 एटीएम, अरे तभी तो भाई रुकेगा। बाहर 1 एटीएम तो अंदर भी 1 एटीएम, गैस को ऐड किया तो मान लो अंदर हो गया 1 एटीएम से 2 एटीएम, तो जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर से एक्सपैंड करेगा, और वो तभी रुकेगा जब अंदर क्या होगा 1 एटीएम, और क्योंकि बाहर भी 1 एटीएम था, तो बार बार अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे, तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पे गैस के मोल ज्यादा होते हैं। तो इसमें नीचे लिख लो, रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ गैसेस, का मोर नंबर ऑफ गैसेस की तरफ जाएगी। तो जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फिर क्या होगा, जहां ज्यादा गैस प्रेजेंट होगा वही जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब देखो, छठा पॉइंट होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। तो अब हम लोग आगे करेंगे टेम्परेचर, और फिर ये करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से के में क्या चेंज आएगा, और फिर करेंगे हेटेरोजेनियस रिएक्शन, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।